हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है हमारे टॉपर्स क्लब आईएएस अकेडमी में मित्रों। फ्रेंड्स, हम लोग जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग आर ओ प्रारंभिक परीक्षा 2022 और 23 और साथ ही साथ में खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2022 और 23 का जो है हम लोग जो है हमारे संस्थान के द्वारा ये कोर्स डिजाइन किया गया है मित्रों। और इसमें हम लोग इस समय जीएस के अंतर्गत जो है इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और इतिहास के अंतर्गत जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का अध्ययन कर रहे हैं। और इसमें मित्रों कोई भी एग्जाम हो 1 से 2 प्रश्न इसमें सुनिश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। तो मित्रों इस बात को हमें इस टॉपिक को हमें बहुत गहनता से अध्ययन करना है मित्रों, जिससे कि हमें जो है हमारे क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में कोई छूटने ना पाए। तो इसी क्रम में मित्रों हमने जो है ये पुरातात्विक इतिहास को जो है कवर कर लिया है। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने साहित्यिक स्रोतों को जो भी साहित्यिक स्रोत का हम प्रीवियस लेक्चर में कर रहे थे, जिसमें से धार्मिक जो साहित्य हैं इनका अध्ययन हमने किया था और धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हम ब्राह्मण साहित्य का जो है अध्ययन कर चुके हैं मित्रों। अब आगे इसमें जो है हम ब्राह्मणोत्तर साहित्य जो है अभी हम इस लेक्चर में ब्राह्मणोत्तर साहित्य का अध्ययन करेंगे, जिसमें बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट जो है शामिल हैं हमारे। उसके बाद जो है ब्राह्मणोत्तर साहित्य के बाद में हम लौकिक साहित्यों का अध्ययन करेंगे, जिसमें ऐतिहासिक ग्रंथ और अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों का जो है समावेश जो है देखने को मिलेगा मित्रों। तो आइए हम लोग टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। अब मित्रों ब्राह्मणोत्तर साहित्य जो है, ठीक है, जैसा कि ये देख लीजिए आप एक बार पुनः, ये जो साहित्यिक स्रोत है इसमें धार्मिक साहित्य और धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य और उसके बाद ब्राह्मणोत्तर साहित्य हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं। तो मित्रों ये जो ब्राह्मणोत्तर साहित्य है, ब्राह्मणोत्तर साहित्य में हम लोग मूल रूप से जो है क्या करते हैं, इसमें बौद्ध और जैन टेक्स्ट को जो है हम कवर करते हैं मित्रों, ठीक है। तो ब्राह्मणोत्तर साहित्य में जो बौद्ध ग्रंथ हैं और बौद्ध ग्रंथों में महत्वपूर्ण जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं वह बौद्ध ग्रंथ का त्रिपिटक जो है साहित्य है मित्रों। तो त्रिपिटक है क्या मित्रों? ये बौद्ध धर्म से संबंधित जो है टेक्स्ट है मित्रों। और इसे 3 प्रकार के जो है त्रिपिटक, हमारे त्रिपिटकों में 3 ग्रंथ जो है आते हैं मित्रों। एक विनय पिटक आता है, एक जो है विनय पिटक आता है, दूसरा जो है सुत्त पिटक आता है और तीसरा जो है हमारा अभिधम्म जो है पिटक आता है मित्रों। ये जो त्रिपिटक है मित्रों, ये मूलतः पाली भाषा में जो है लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है बौद्ध साहित्य में जो त्रिपिटक साहित्य हैं वह किस भाषा में लिखे गए हैं? तो क्या आंसर है हमारा मित्रों? पाली भाषा में ये लिखे गए हैं। उसके बाद जो त्रिपिटक साहित्य में जो पहला महत्वपूर्ण साहित्य है वो विनय पिटक है मित्रों। तो इस विनय पिटक में जो है भगवान बुद्ध के द्वारा जो संघ से संबंधित जो उपदेश दिए गए थे, यानी संघ संबंधी जो नियम बताए गए थे, नियम और उनके विचार, उनका जो है संकलन इसमें मिलता है मित्रों। और इस साहित्य का संकलन भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण जो कि 483 ईसा पूर्व के आसपास था, उसके एक सप्ताह के बाद ही जो है एक बौद्ध संगीति बनाई गई थी 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में। तो उसी दौरान जो है इन जो है दो त्रिपिटकों की रचना उस समय हुई थी। एक विनय पिटक की और दूसरा सुत्त पिटक की रचना हुई थी। तो मित्रों ये जो विनय पिटक है, विनय पिटक में बुद्ध के द्वारा उपदिष्ट जो है संघ संबंधी जो है नियम और विचारों का उल्लेख जो है इस विनय पिटक में मिलता है, ठीक है। और इसके जो संकलन करता थे वो कौन थे? उपाली थे। इनका पूरा नाम क्या था? महाकश्यप उपाली थे। ये इसके संकलन करता थे। तो कई बार ये पूछा जाता है कि विनय पिटक के संकलन करता कौन थे? उपाली थे हमारे। इसमें किसका उल्लेख मिलता है? तो इसमें संघ संबंधी नियम और विचारों का उल्लेख मिलता है। उसके बाद है मित्रों सुत्त पिटक हमारा। तो सुत्त पिटक की रचना भी मित्रों त्रिपिटकों के साथ में ही की गई थी। और त्रिपिटकों में क्या है? सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ इस सुत्त पिटक को माना जाता है। क्या है ये? सबसे बड़ा है और सर्वश्रेष्ठ है हमारा ये सुत्त पिटक को जो है माना जाता है। और मित्रों इसके जो संकलन करता थे ये आनंद थे। आनंद जो है इसके संकलन करता थे। और इसमें क्या है? धार्मिक सिद्धांतों के संबंध में जो है भगवान बुद्ध के प्रवचनों का जो है संग्रह है। मतलब जो धार्मिक सिद्धांत थे उनके बारे में भगवान बुद्ध के क्या विचार थे, क्या उनके उपदेश थे, क्या उनकी शिक्षाएं थी, उसके बारे में जो है इस पर जो है चर्चा की गई है। यानी जो सुत्त पिटक है इसमें धार्मिक सिद्धांतों की चर्चा की गई है और जो विनय पिटक है इसमें संघ संबंधी नियम और विचार के बारे में
उनके विचार प्रकट किए गए हैं। तो ये 2 पिटक हो गए मित्रों। उसके बाद तीसरा पिटक जो महत्वपूर्ण पिटक है मित्रों, ये अभिधम्म पिटक है, ठीक है। और ये जो अभिधम्म पिटक है, इसकी जो रचना है वो सम्राट अशोक के शासनकाल में जब तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व के आसपास बुलाई गई थी, तब इसका रचना जो है किया गया था अभिधम्म पिटक का। इसमें जो है भगवान बुद्ध के जो है दार्शनिक सिद्धांत, यानी जो दर्शन से संबंधित सिद्धांत हैं, उनको जो है समाहित जो है किया गया है। और इसके जो संकलन करता है मित्रों, ये मोगलीपुत्र तिस्स जी हैं। मोगलीपुत्र तिस्स जो हैं इसके संकलन करता है, और यह सर्वप्रथम संस्कृत का भाषा का जो है प्रयोग इसी में किया गया है। यानी अभिधम्म पिटक में सर्वप्रथम जो है संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके संकलनकर्ता मोगलीपुत्र तिस्स थे हमारे, और इसके जो है इसमें दार्शनिक सिद्धांतों को जो है समाहित किया गया है। ये तीन तथ्य जो है इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य मित्रों। अब ब्राह्मणोत्तर साहित्य में मित्रों जो अगला टेक्स्ट है हमारा, वो जैन ग्रंथ से संबंधित जो है टेक्स्ट आते हैं मित्रों। और एक चीज़ और है, अभी जो है ये जो हमने ये बौद्ध टेक्स्ट को कवर किया है मित्रों, अभी आप इस बात के लिए चिंतित मत होइएगा। जब अभी हम महाजनपदा काल कवर करेंगे और उसके अंतर्गत हम जब बौद्ध और जैन धर्म का या नास्तिक आंदोलन के बारे में हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर बौद्ध लिटरेचर के बारे में भी जो है हम लोग थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आपको ये परेशान नहीं होना है कि यहाँ खाली त्रिपिटक बताकर सर आगे बढ़ गए हैं, ठीक है। कुछ समय का अभाव है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, और वहाँ हम लोग भी डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं, तो रिपीटिशन होगा बार बार, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आगे जो है मित्रों, जैन ग्रंथ जो जैन ग्रंथ है, इसमें जो है अधिकांश जो जैन ग्रंथ हैं हमारे, वो प्राकृत और पाली दोनों भाषाओं में जो है लिखे गए हैं मित्रों। तो बौद्ध ग्रंथ किस में लिखा गया था? सिर्फ पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथ लिखा गया था, लेकिन जो जैन ग्रंथ है ये प्राकृत और पाली दोनों भाषाओं में मित्रों लिखा गया है। उसके बाद जो जैन साहित्य को आगम के नाम से जो है जाना जाता है, ठीक है, आगम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है, वह भद्रबाहु के द्वारा रचित कल्पसूत्र में मिलता है। जो अन्य दूसरा इसका जो टेक्स्ट है जैन ग्रंथ का, वो कल्पसूत्र है मित्रों। इस कल्पसूत्र में क्या है, इस जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है, और भद्रबाहु के द्वारा इसकी रचना की गई थी, जो कल्पसूत्र उसमें। तो कल्पसूत्र जिसकी रचना भद्रबाहु के द्वारा की गई थी, इसमें जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है। तो प्रश्न बनता है मित्रों कि जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ये कल्पसूत्र आंसर होगा। उसके बाद जो ये भगवती सूत्र है मित्रों, दो टेक्स्ट हैं, एक बौद्ध टेक्स्ट है अंगुत्तर निकाय और दूसरा जैन टेक्स्ट है भगवती सूत्र। तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में जो है 16 महाजनपदों का भी उल्लेख मिलता है मित्रों। ये कई बार पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध साहित्य में मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय, किस जैन साहित्य में मिलता है, तो भगवती सूत्र में मिलता है, और अगर दोनों दे दे ऑप्शन तो दोनों में मिलता है। तो इसलिए जो भगवती सूत्र है मित्रों, इसमें भगवान महावीर के जीवन के कार्यों का जो है विवरण जो है मिलता है। यानी जो है भगवान महावीर के जीवन से संबंधित जो है तथ्यों की जानकारी या उनके बारे में जानकारी का हमारा जो स्रोत है वो भगवती सूत्र है मित्रों। उसके बाद जो है दूसरा आता है मित्रों, अब ए पार्ट में हम आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप लोग तो बताया गया है, आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग जो है ये पुरातात्विक स्रोत ये कवर पहले से हुआ था। साहित्यिक स्रोत में हम लोग धार्मिक साहित्य और धार्मिक साहित्य पढ़े, धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मणोत्तर साहित्य पढ़े। अब उसके बाद जो है लौकिक साहित्य जो है हम लोग जो है मित्रों ये पढ़ने जा रहे हैं, ये वाला साहित्य लौकिक साहित्य। तो अब हम लोग मित्रों जो है लौकिक साहित्य का अध्ययन करेंगे। ये जो लौकिक साहित्य है मित्र, तो इसके अंतर्गत जो है विभिन्न ऐतिहासिक हो गया व अर्ध ऐतिहासिक जो है ग्रंथों का जो है अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें ऐतिहासिक ग्रंथ हैं और अर्ध ऐतिहासिक, ये दोनों ग्रंथों को शामिल किया जाएगा, तो लौकिक साहित्य हमारा जो है बन जाएगा। अब मित्रों जो इसमें जो लौकिक साहित्य है, लौकिक साहित्य में हम जो है कुछ महत्वपूर्ण लौकिक साहित्यों का हम यहाँ पर अध्ययन कर लेंगे, जो कि प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से आरओ बीओ की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसमें एक पहला टेक्स्ट जो है मित्रों वो अर्थशास्त्र का जो है आता है, अर्थशास्त्र का आता है। तो ये जो अर्थशास्त्र है इसकी रचना जो विष्णुगुप्त ने किया था, और इन्हीं का नाम जो है चाणक्य और कौटिल्य के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक, ये भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ जो है माना जाता है। अर्थशास्त्र को भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ जो है माना जाता है, और ये इससे मौर्य काल के
किससे? मौर्य काल के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जो है जानकारी मिलती है। तो मित्रों, ये जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है ये तत्कालीन मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में, उसके दूत व्यवस्था के बारे में, उसके विदेशी संबंध के बारे में, उसके पड़ोसी देशों के संबंध में जो उसकी के संबंधों के बारे में कि किस तरीके से किन नीतियों को अपनाया जाए पड़ोसी देशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए, और उसके शासन प्रशासन, राजनीति, अर्थव्यवस्था, इसके बारे में ये एक महत्वपूर्ण कवरेज जो है प्रदान करता है मित्रों। तो इससे जो है अर्थशास्त्र में जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। जब हम लोग मित्रों अभी पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य तो इसके बारे में और डीपली अध्ययन करेंगे। उसके बाद दूसरा आता है अष्टाध्यायी आता है मित्रों। यह अष्टाध्यायी जो है ये संस्कृत व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ जो है माना जाता है मित्रों। पाणिनि के अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का ये प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है, ये याद रखना है। कई बार पूछा है संस्कृत व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, तो अष्टाध्यायी। संस्कृत व्याकरण का सर्वप्रथम मूल्य किसमें मिलता है? अष्टाध्यायी। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद इसके रचयिता कौन है? पाणिनि जो है इसके रचयिता हैं, और ये मौर्य काल की राजनीतिक व्यवस्था की जो है जानकारी जो है इससे प्राप्त होती है मित्रों। उसके बाद तीसरा है हमारा मालविका अग्निमित्रम है मित्रों। जो मालविका अग्निमित्रम मित्रों ये नाट्य ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? ये नाट्य ग्रंथ है, और इसकी जो रचना है मित्रों ये कालिदास जी ने जो है किया है। और इसमें जो विवरण मिलता है मालविका अग्निमित्रम में, ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का है। कब का है? ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का है, और ये शुग वंश के बारे में जो है जानकारी प्रदान करता है। अब एक चीज़ और भी यहाँ जो है एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली है आप लोगों के बीच में मित्रों, कि जैसे ये जो तुलसीदास जी हैं ये गुप्त काल के कवि माने जाते हैं, और इनका विवरण ये दे रहे हैं प्रथम शताब्दी के, तो ऐसे कैसे हो सकता है विरोधाभास? तो मित्रों इस बात को लेकर जो है इतिहासकारों में जो है मत भिन्नता है। कुछ इतिहासकार जो है कालिदास जी को गुप्त काल का बताते हैं, और कुछ लोग उनको जो शुंग काल का बताते हैं। तो मित्रों अभी पक्के तौर पर कंफर्म रूप में ये नहीं पता है कि कालिदास किस काल के हैं, गुप्त के हैं या मरुत्तर काल के हैं, लेकिन जो है इनकी बस इतना मोटे तौर पर याद रखना है कि एक कालिदास की जो रचना है, ठीक है, ये मालविका अग्निमित्र में कालिदास की रचना है, और ये हो सकता है ये गुप्त काल के रहे हों, और इन्होंने जो लिखा हो वो 200-300 साल पहले का इतिहास लिखा हो, विभिन्न अपने विवरणों का अध्ययन करके लिखा हो, या जो भी हो इसके बारे में अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन हमें मोटे तौर पर ये याद रखना है कि मालविका अग्निमित्रम जो है ये कालिदास की रचना है, प्रथम शताब्दी ईस्वी का इसमें विवरण मिलता है, और ये शुग वंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है मित्रों। उसके बाद जो है मुद्रा राक्षस है मित्रों। मुद्रा राक्षस है ये विशाखा दत्त के द्वारा रचित जो है ग्रंथ है मित्रों, और ये जो है 500 ईस्वी लगभग में ये लिखा गया है। जो मुद्रा राक्षस कब लिखा गया मित्रों? तो ये 500 ईस्वी में जो है ये लिखा गया है मोटे तौर पर विशाखा दत्त के द्वारा। और इसमें जो नंद राजा और चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित इतिहास की जो है जानकारी मिलती है। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक मित्र कौन सा था? धनानंद था मित्रों, और इसी को चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से उसकी हत्या करके जो है मौर्य साम्राज्य की जो है स्थापना 323 ईसा पूर्व के आसपास में जो है की थी मित्रों। तो ये नंद राजा और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जो संबंध हैं उसके जो संबंधों के बारे में, उसके युद्धों के बारे में या अन्य विवरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत हमारा मुद्रा राक्षस है मित्रों। उसके बाद अन्य जो विवरण महत्वपूर्ण है रत्नावली है मित्रों, प्रियदर्शिका है, और नागानंद है हमारा। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद जो है मित्रों ये सब, पहली बात तो ये नाट्य ग्रंथ है, ठीक है, नाट्य ग्रंथ है। और दूसरा इसके जो रचयिता थे हमारे वो हर्षवर्धन जी हैं, ठीक है। और इनका जो टाइम पीरियड था ये 606 से लेकर 647 ईस्वी तक का इनका टाइम पीरियड है मित्रों। और ये 7वीं शताब्दी के इतिहास पर रोचक प्रकाश इनसे पड़ता है। तो रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद नाट्य ग्रंथ है। इसके रचयिता स्वयं हर्षवर्धन जी हैं। हर्षवर्धन जो कि हर्षवर्धन काल से संबंधित एक महान शासक थे। इन्हें अंतिम हिंदू सम्राट की भी संज्ञा दी गई है, और इन्हें शकलोत्तर पथनाथ की भी उपाधि दी गई है। ये जो हैं रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद के जो है रचयिता भी हैं, और ये 7वीं शताब्दी के इतिहास पर जो है एक रोचक प्रकाश जो है डालता है मित्रों। उसके बाद जो है हर्षचरित्र है। जो हर्षचरित्र है ये इसकी रचना बाणभट्ट के द्वारा जो है किया गया है। ये
ये जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे मित्रों। बाणभट्ट ये हर्षवर्धन के जो है दरबारी कवि या राजकवि थे। इन्होंने जो है हर्ष चरित्र की रचना की है। किसने? बाणभट्ट जी ने की है। और ये हर्ष काल के इतिहास पर प्रकाश जो है पड़ता है। फिर अगला है मित्रों राजतरंगिणी है। राजतरंगिणी, तो राजतरंगिणी के रचयिता कौन थे? हमारे कल्हण थे। राजतरंगिणी के रचयिता कल्हण थे हमारे। इससे 12वीं शताब्दी, ये 12वीं शताब्दी का ये ग्रंथ है मित्रों। और ये ऐतिहासिक ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है मित्रों। अगर माना जाए तो हमारे इतिहास का जो सर्वप्रथम सबसे प्रमाणिक जो ऐतिहासिक ग्रंथ मित्रों, ये जो है राजतरंगिणी को माना जाता है, जिसे कल्हण ने जो है 12वीं शताब्दी में लिखा था मित्रों। और इसमें जो है आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी तक, आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी तक कश्मीर के राजाओं के इतिहास की जो है जानकारी प्राप्त होती है मित्रों। ठीक है। और इनसे एक चीज़ और भी है कि ये संस्कृत भाषा में व्यवस्थित रूप से लिखा गया पहला जो है ऐतिहासिक ग्रंथ की भी संज्ञा इसे दी जाती है मित्रों। तो इस प्रकार से मित्रों आज हमने जो है ब्राह्मणोत्तर साहित्य का और साथ ही साथ में जो है लौकिक साहित्य का जो महत्वपूर्ण टेक्स्ट थे, आज हमने उनका जो है अध्ययन किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मित्रों हम लोग पढ़ेंगे विदेशी विवरण के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद में ये हमारा चैप्टर समाप्त होगा। और फिर उसके बाद में हम लोग आएंगे फिर आद्य इतिहास में आएंगे, और आद्य इतिहास के बाद में फिर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल होते हुए फिर हम लोग जो है आद्य इतिहास में पहुँचेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में। और फिर ऐसे हमारी जर्नी क्रमिक रूप से आगे बढ़ेगी। तो मित्रों अभी तक जो मैं जिस कालखंड जिस आउटलाइन या जिस कालखंड के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ मित्रों, आप क्रमिक रूप से इसको पढ़िए। और हर जो भी आप लेक्चर देखिएगा उसे क्रम बाई क्रम ही देखिएगा मित्रों, वरना आप बीच में देखेंगे तो आपको इतिहास समझ में नहीं आएगा और आप इन तथ्यों के बीच में उलझ कर रह जाएंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आएगा नहीं तो तथ्य रटने में बहुत समस्या आएगी मित्रों। इस वजह से मेरा ये प्रयास है कि आपको कहीं रटना ना पड़े, और जो रटिए वो आप सोच समझ कर समझते हुए उसको रटिए, तो आपके लिए वो आसान हो जाएगी और जर्नी हमारी इतिहास की बहुत ही आसान हो जाएगी मित्रों। तो इसी के साथ में आप सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों हमारे वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।